हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी हम स्टार्टिंग वीडियो में शुरुआती वीडियो में 10th क्लास के लिए वीडियो लेकर के आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों। तो स्टूडेंट्स, क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? हिंदी में बात करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं बच्चों? तो सबसे पहले रेखिक समीकरण जिसमें क्या होता है बच्चों, दो चर होते हैं। रेखिक समीकरण में दो चर मतलब बच्चों एक्स और वाई जिनके मान बदलते हैं ना, हमें चर की बात करनी, तो यहाँ पर एक्स और वाई को चर बोला जाता है। और चरों की हाईएस्ट जो घात होती है, सबसे अधिकतम घात होती है, वो 1 होती है। तो अभी अपन क्वेश्चंस में समझेंगे कि चर तो एक्स और वाई है और अधिकतम घात 1 होगी, तो वो समीकरण होंगे रेखिक समीकरण। क्लियर बच्चों? लेकिन कौन से होंगे? दो चर वाले होंगे। आगे बात करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है बच्चों? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एग्जाम में आता भी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। आपको याद रखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो बच्चों। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। इसका उदाहरण जो है वो है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू जीरो। बच्चों 9th क्लास में कुछ गुणांक समझे होंगे कि x का गुणांक a है, तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, मतलब a का मान तो 2 हुआ बच्चों। y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक 3 है, तो b का मान तो 3 हुआ बच्चों। और कांस्टेंट जो c है, स्थिरांक जो है वो -6 है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ो। तो कुछ दो चर वाले समीकरण के बारे में और ज्यादा जानते हैं। रेखिक समीकरणों को समझने के लिए हमें कौन कौन सी बातें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा चर किसे कहते हैं, स्थिरांक किसे कहते हैं बच्चों, गुणांक किसे कहते हैं, और मानक समीकरण क्या होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चर क्या होता है। तो चर एक सिंबल है, प्रतीक होता है बच्चों, जिसका मान बार बार बदलता है। अलग अलग समीकरण में जिनके मान बदलते रहते हैं वह चर कहलाते हैं। तो हम मैथ्स में, गणित में एक्स और वाई को चर बोलते हैं बच्चों। एक्स वाई जेड को हम चर बोलते हैं। और उदाहरण में जब 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है, तो अभी मैंने आपको बताया कि x और y इसमें क्या है, चर हैं जिनके मान बदलते हैं, क्योंकि 2, 3 और 10 के मान थोड़ी ना बदलेंगे बच्चों। x और y के मान बदलेंगे तो इनको हम चर बोलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्थिरांक किसे कहते हैं? स्थिर संख्या क्या होती है? वह स्थिरांक होता है जिसमें निश्चित संख्या होती है। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 में 10 के साथ तो कोई चर नहीं है ना बच्चों, तो ये 10 केवल क्या है, स्थिर संख्या है, स्थिरांक है। क्लियर बच्चों? हाँ, गुणांक के बारे में जानते हैं। गुणांक किसे कहते हैं? तो जिस संख्या में वह संख्या जिसे किसी चर से गुणा किया जाता है। मान लेते हैं कि 4 में x का गुणा हो गया, तो 4 क्या हुआ बच्चों? गुणांक हुआ। किसका गुणांक हुआ? x का गुणांक हुआ। 7 का गुणा y में हुआ, तो 7 कौन है? गुणांक है। 7 कौन है? गुणांक। लेकिन किस में करा? y में, तो ये y का गुणांक है। आया समझ? हाँ, ये सब वैसे बेसिकली 9th में पढ़ते हैं थोड़ा, लेकिन 10th में हम रिपीट कर रहे हैं। बच्चों मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होगा क्या बच्चों? मानक रूप अभी सर ने रिवाइज करा है, फिर सर बता रहे हैं ax प्लस बी वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूर कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के रूप में ही होंगे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि हमें जो सवाल में, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो ऐसे ही समीकरण दिए होंगे जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में ही हमें समीकरण दिए होंगे बच्चों। तो इसको मानक रूप कहते हैं। ऐसा दिया है तो हमें सॉल्व करना है, नहीं दिया होगा तो हमें बनाना होगा बच्चों, है ना। स्टूडेंट्स, रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए कौन कौन सी तरीके होंगे, हम उनकी बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो इनको हल करने के 3 तरीके हैं। रैखिक समीकरण जो हमें दिए होंगे उनको हल करने की विधियां हैं एनसीईआरटी में। तो कौन कौन सी विधि है? सबसे पहली है विलोपन विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि बच्चों, और आलेखीय विधि। तो हमें इन तीनों विधियों के बारे में जानना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग वीडियोस में इन विधियों के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। तो आज के पहली विधि पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विलोपन विधि क्या होती है, बात करते हैं विलोपन विधि की, जिसमें एक चर को हटाकर, विलोप करना मतलब गायब करना ना, एक चर को हटाकर दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं x को हटा दिया तो y निकाल लिया, y को हटा दिया तो x निकाल लिया। एक चर का मान हटाकर दूसरे को ज्ञात करते हैं बच्चों, विलोपन विधि है। इसमें स्टेप क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं बच्चों, फिर गुणांकों को हम बराबर कर लेते हैं। एक्स और वाई के गुणांक में किसी एक के गुणांक बराबर करते हैं। समीकरणों को जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है, और फिर हम चर का मान, एक्स का मान, वाई का मान निकालते बच्चों। हल करना मतलब एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। क्लियर? आगे बढ़ते हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि प्यारे बच्चों, और विलोपन विधि के क्वेश्चंस को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों इसमें एक्स का गुणांक 1 है और वाई का गुणांक +1 और -1 है। तो आपको ध्यान रखना है, गुणांक को बराबर बनाना है। यदि आपके चिन्ह असमान है, मान लेते हैं एक में धनात्मक है एक में ऋणात्मक है, तो आपको प्रेफरेंस, आपको वरीयता किसको देनी है?
प्लस वाई और माइनस वाई को स्टूडेंट्स। तो पहले हम आपको पढ़ाया गया कि समीकरण लिख लेते हैं, तो समीकरण लिख लिए सर। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें बच्चों, ध्यान से देखना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जा रहा है प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जा रहा है। सर x और x तो 2x होता है और 5 प्लस 1 क्या हुआ बच्चों, 6 हुआ, क्लियर ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2। तो x इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया। आ गया समझ में। अब कुछ नहीं करना बच्चों, समीकरण 1 और 2 की जो बात कर रहे हैं उसमें समीकरण 1 में मान रख देना है x का, है ना। x की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 प्लस वाई बराबर 5। तो y इक्वल टू 5। अब पक्षांतर कर लेना जैसा आप करते हैं, तो y इक्वल टू 2 आ गया। प्यारे बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना है कि आंसर को वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो x की जगह पर 3, y की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 प्लस 2 तो सर 5 होता है, करेक्ट है। यहाँ पर 3 रखा, यहाँ पर 2 रखा, 3 माइनस 2 1 होता है सर। समझ आया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में शुरुआत में लिखा है कि समीकरणों को विलोपन विधि से करिए, प्रतिस्थापन विधि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, तो भी प्रतिस्थापन विधि को रोकते हैं। विलोपन विधि से समीकरण को हल कीजिए, तो हम इन समीकरणों को फिर से विलोपन विधि पर ले जाने वाले हैं बच्चों। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ाया सर ने, गुणांकों को बराबर बनाना है बच्चों। गुणांक को बराबर कैसे बनाएंगे आप, या तो x को बराबर बनाते हैं y को। सर अगर x को बराबर बनाना है तो 2 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, अगर y को बराबर बनाना तो 3 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा। समझ गए ना, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो समीकरण 1 में अपन 3 का गुणा कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर गुणांक 1 है तो 1 का गुणा नीचे करने का कोई मतलब नहीं होता, वो तो कोई चेंज ही नहीं होता। मतलब 3 का फाइनली ऊपर गुणा करना, यहाँ गुणांक 1 है तो 1 का गुणा करना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है गुणांक। अगर आपको x को बराबर बनाना था तो 2 का गुणा ऊपर करते, 1 का गुणा नीचे करते, ठीक है बच्चों। 3 का गुणा पूरे समीकरण में कर लेते हैं, 3x 3y इक्वल टू 15। बच्चों 1 का गुणा करते हैं, 1 का गुणा तो कोई चेंज ही नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अभी सर ने क्या पढ़ाया, एक प्लस का और एक माइनस का है। अगर दोनों समान चिन्ह के होते तो हमें चिन्ह बदलने पड़ते बच्चों, साइन चेंज करने पड़ते। समझ आ रहा है, तो क्या करते हैं, अभी नहीं चेंज करना क्योंकि एक प्लस का और एक, तो समीकरणों को जोड़ रहे हैं बच्चों। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया 19, तो x इक्वल टू 19/5। क्लियर बच्चों। और किसी भी एक समीकरण में मान रख देना जो आपको सरल लग रहा है। तो समीकरण 1 में आप मान रख दो, जो आपको आसान लग रहा है उसमें रख सकते हैं मान। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x की जगह पर क्या लेंगे बच्चों, 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। तो स्टूडेंट्स क्या एलसीएम लेने में कोई परेशानी तो किसी को नहीं है, मुझे नहीं लगता कि होगी। तो मल्टीप्लाई एलसीएम 5 आया, क्रॉस कर देते हैं तो हो जाएगा 25 माइनस 19। फाइनल आंसर क्या रहा बच्चों, 6/5, 6/5, ठीक है ना। और अब हम आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 19/5 पुट करते हैं, यहाँ पर 6/5 पुट करते हैं, एलसीएम 5 आ जाएगा। 19 और 6 25/5 बच्चों 5 ही आएगा, करेक्ट है। आप दूसरे में भी पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स और समझते हैं विलोपन विधि को और अच्छे से जानते हैं। तो समीकरण में सर ने पढ़ाया कि जो समीकरण दिए होंगे बच्चों पहले उसको लिख लेना है ना सर, लिख लेते बच्चों। तो पहले समीकरणों को हमें लिख लेना है। प्यारे बच्चों गुणांक बराबर बनाने की मेथड क्या बताइए, या तो 2 का गुणा ऊपर करो, 3 का गुणा नीचे करो, है ना, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन एक और है बच्चों, मैं क्या करूं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो सीधा 2 का गुणा कर दो ना यार। आपको नहीं समझ आ रहा है कि 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ऊपर तो कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। अब टीचर पढ़ाते हैं बच्चों के 2 का ऊपर करो 4 का नीचे करो तो 8 ये बनेगा, 8 ये बनेगा, ये जरूरी नहीं है, आप सीधा 4 बना लो ना इसको। तो आपको तो बस बराबर बनाने से मतलब है, ठीक है ना। आगे तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 2 का गुणा कर दिया तो 4x माइनस 4y इक्वल टू बच्चों 4 हो गया। समीकरण को ध्यान रखना है, एक प्लस का और एक माइनस का है तो जोड़ना ही है। अगर आप x को बराबर बनाते तो घटाना पड़ता, नीचे के साइन चेंज हो जाते बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन चेंज करा माइनस प्लस, सॉरी साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी चेंज है। प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल कर दिया, तो क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हो गया 7x, जोड़ना है बच्चों। ये हो गया 14 और ये 14/7, 7 से कैंसिल करते हैं बच्चों 2 बचे। समझ आ गया स्टूडेंट्स, आ गया होगा, आसान है।
और फिर समीकरण 1 या 2 कोई सा भी ले लेते हैं बच्चों, तो हो जाएगा क्या? बच्चों क्या 4 की अपॉन में 4 जाएगा तो 1 ही आंसर आएगा, है ना? एक बार और दिखा देता हूँ आपको, कुछ कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया, तो 3 दूनी 6 हो गया बच्चों, ये 4y है, 6 उधर चला गया, 4 बचा, ये अपॉन में गया, 1 बचा, ठीक है ना? ये तो आता है, बेसिक चीजें हैं। अब हम समीकरण में पुट करके चेक करते हैं, x की जगह पर 2 लिया, 3 दूनी 6 हो गया, 1 लिया, 4 एकम 4 हो गया, 6 4 10, बिल्कुल सही है सर, दूसरे में भी चेक कर लेना, ठीक है ना? आ गया होगा समझ। बाकी जो स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि x को बराबर बनाना है, वो 2 का ऊपर 3 का नीचे करके घटा सकते हैं, सबके साइन चेंज कर सकते हैं ना, ये भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, जहां पर दैनिक जीवन की समस्याएं को गणित द्वारा कैसे हल करते हैं उनकी बात करते हैं बच्चों। तो हम कुछ समस्याओं के बारे में क्वेश्चंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी के, और उनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों की सहायता से कैसे हल करते हैं उनके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, और अगर उनका हल निकल पा रहा है तो उनका हल निकालना भी है, लेकिन मेथड चल रही है बच्चों, विधि चल रही है विलोपन विधि। क्या चल रही है बच्चों? विलोपन विधि। अब आपसे क्वेश्चन में लिखा है, यदि अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो बताइए भिन्न क्या है? तो स्टूडेंट्स आपको भिन्न के बारे में जानना चाहिए। भिन्न किसे कहते हैं? पढ़ा था छोटी क्लास में। हाँ सर पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था भैया, बताओ कोई जरा। माना भिन्न x अपॉन वाई है। तो स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि भिन्न होता है जिसमें अंश होता है, हर होता है, उसे भिन्न कहते हैं। तो सर क्वेश्चन में तो लिखा है कि अंश में एक जोड़ना है, तो सर अंश में एक जोड़ देते हैं, बिल्कुल। हर में से एक घटा देते हैं, तो हम हर में से एक घटा देते हैं स्टूडेंट्स, तो भिन्न एक हो जाती है। तो मैं भिन्न को एक के बराबर रख देता हूँ। आ रहा समझ में? कितना आसान है भाई। देखो वर्ड, जो वर्ड प्रॉब्लम रहेंगी उनको हमें अपने को समीकरणों में बदलना है, ठीक है ना? पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तिर्यक गुणा करा, इसके अपॉन में कुछ है नहीं है, 1 है, क्रॉस कर दो, तो x प्लस 1 इसका इंटू 1 में होगा तो y माइनस 1। बच्चों y को लेफ्ट साइड लाओ, पक्षांतर कर लो, यहाँ पर -1 है, ये 1 भी राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये रहा समीकरण 1, ठीक है ना? अब समीकरण 2 के आगे एवं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोला गया था वो हमने लगा दिया, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। अच्छा इसमें क्या कहीं अंश के बारे में लिखा है? नहीं लिखा यार। अब तो बोला हर में एक जोड़ना है, तो अंश में कुछ भी नहीं करना बच्चों मन से। इसमें बोला हर में एक जोड़ना है, तो बस केवल हर में एक जोड़ना है, और बराबर क्या करना है? 1/2, है ना? बराबर में लिखा ना 1/2, हर में केवल एक जोड़ना, अंश में कुछ नहीं करना। अब क्रॉस करो, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये समीकरण 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब जल्दी से कोई बताओ मुझे कि विलोपन विधि में क्या करना पड़ा है असल में? तो वही समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं बच्चों। समीकरण 1 और 2 जब मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो बच्चों अब देखते हैं कि y तो इसमें सेम है, तो साइन तो चेंज करना पड़ेगा बच्चों, साइन तो चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो अब ये प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। x में से -2x कम कर दो तो माइनस का x बचा, -2 -1 तो -3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दो दोनों साइड, 3 आ गया बच्चों। किसी भी एक आसान समीकरण में मान रख लो, एक में या दो में, तो एक में रख लेते हैं। x की जगह पर क्या है? 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या है? -2, ठीक है ना बच्चों? समझ आ रहा है? तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 5। बच्चों चेक कर लेते हैं एक बार, सही है कि गलत है, चेक हमेशा करना है। तो x की जगह पर 3 रखा, y की जगह पर 5 रखा, तो 3 माइनस 5 तो सर -2 ही होता है, करेक्ट है। यहाँ रखते हैं 3, 3 दूनी 6 हो गया, 6 में से 5 कम कर दिया तो 1 बचा, सर सही है ना? गुड। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमें अलग अलग समस्याओं के बारे में बात करनी है। तो अभी बात हम भिन्न के बारे में कर रहे थे प्यारे बच्चों, अब हमें आयु की बात करनी है। तो आयु की जो गणना है
वो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों की सहायता से आयु के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों। तो हम बात करते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि नूरी और सोनू की आयु आज कितनी है। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान देना है कि नूरी और सोनू की आयु पूछी गई है और चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर दो चर मिल गए ना तुमको, नूरी और सोनू। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु तो आपको मान लेना है। तो बच्चों क्या मानोगे, नूरी की आयु मत लिखना बच्चों, हमेशा क्वेश्चन में वर्तमान से शुरू करना है। वर्तमान आयु x है सर। और नूरी के साथ किसकी कहानी जुड़ी हुई है भाई, इसमें तो सोनू की बात हो रही है। कहानी मतलब नहीं ना यार, सोनू की बात कर रहे हैं, सोनू लिखा है ना उसमें और कुछ नहीं है। सोनू की आयु क्या है बच्चों, वाह, ठीक है ना सर, ठीक है बच्चों। अगर नूरी की आयु x है और सोनू की आयु क्या है, y है। क्वेश्चन तो 5 वर्ष पूर्व का चल रहा है सर, 5 वर्ष पूर्व का लिख देते हैं। अब 5 वर्ष पूर्व क्वेश्चन में लिखा है नूरी की आयु। बच्चों 5 साल पहले नूरी कितने की होगी भाई, ये तो अभी तो x ईयर की है, x वर्ष की है। 5 वर्ष पहले 5 कम की होगी भाई, तो x-5 होगी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु कितनी है, y है। स्टोरी 5 वर्ष पुरानी है तो 5 कम कर दिया। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी, 3 गुनी। 3 गुनी मतलब क्या, गुणा। तो 3 का गुणा कर दो इसमें, आ गया समझ में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो समीकरण बनाते जिसको आ गया वो सॉल्व भी कर लेगा, पूरा सवाल हल कर लेगा। ये हो जाएगा x-5 इक्वल टू 3y-15। x-3y इक्वल टू -15, ये हो जाएगा बच्चों +5। x-3y इक्वल टू -10। बच्चों ये समीकरण तो मैंने बना लिया। अच्छा और बात कर लेते हैं अब किसकी, 10 वर्ष पश्चात। देखो भाई कहानी बहुत आगे बढ़ गई। अब 10 वर्ष पश्चात कहानी शुरू हो गई। तो देखते हैं कि 10 वर्ष पश्चात क्या लिखा है। तो 10 वर्ष पश्चात बच्चों नूरी की आयु, नूरी की आयु तो यार बढ़ जाना चाहिए, तुम लोग को क्या लगता है। नूरी की अभी आयु x है तो 10 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष पहले तो कम करा था, 10 वर्ष पश्चात बढ़ा देंगे। 10 साल बढ़ा दिया देखो भाई मैंने नूरी, है ना, तुम लोग भी बढ़ा देना। सोनू की आयु की 2 गुनी। सोनू की आयु कितनी है बच्चों, अभी तो y है, और सोनू की आयु 10 साल बाद सोनू भी बड़ी हो गई है ना। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है बच्चों, देखो ना 2 गुनी लिखा है, 2 गुनी कर दिया। x+10 इक्वल टू 2y, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 20 हो गया बच्चों। क्या लिखना है, x+10 इक्वल टू 2y। अभी ट्रांसपोज कर लेते, पक्षांतर कर लेते, 2y को उधर ले जाओ, x-2y, इस 10 को राइट साइड ले जाओ। तो x-2y इक्वल टू 10 है बच्चों। और अब अपन समीकरण 1 और 2 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को हल करना चाह रहा हूं बच्चों, तो देखते हैं, लिख लेते हैं, क्या गुणा उणा करना है, क्या गुणांक को बराबर बनाना है, चेक कर लेते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स गुणांक बराबर करूं क्या, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 का नीचे, नहीं सर x तो पहले से बराबर है, नहीं करना है गुणा। साइन चेंज करते क्योंकि दोनों प्लस के हैं, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया बच्चों। -3y में से बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखो 10th क्लास के, मैं कह रहा हूँ बेसिक पर ध्यान देना। मैं हर एक वीडियोस में आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको 6th 7th 8th की परेशानी है तब भी सॉल्व हो जाएगी बच्चों, घबराना नहीं है। -3y + 2y, देखो -3 में से +2 करना है तो क्या होगा बच्चों, -y। यहाँ पर -10 और -10 कितना होगा, -20। माइनस माइनस कैंसिल कर देना, y इक्वल टू 20 आ गया। समझ आया, गुड। अभी क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में मान रख देना है। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, ये रहा x-3y इक्वल टू -10। तो x-3 y की जगह पे लिखा 20, तो x-60 -10, x इक्वल टू -10 + 60, x इक्वल टू 50 आ गया बच्चों। तो लास्ट में आपको क्लियर कट लिखना है, देखो भाई, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है बच्चों, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। बट चेक तो करना जरूरी है। चेक करते हैं, x की जगह पर 50 लिखा, y की जगह पर 20 लिखा। 50 - 20 का गुणा 3 में करा 60, 50 - 60 सर -10 सही है।
इसमें चेक करें, 50 यहाँ पर 20 लिखा, 20 दूनी 40, 50 माइनस 40 10। सर पूरा सही करा सर, है ना। गुड बच्चों, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन पर जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मैं आने वाली वीडियोस में आपको वन बाय वन चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिनाऊंगा, और मेरे प्रेडिक्शंस के लिए आप दूसरे वीडियोस भी देखिएगा कि स्टूडेंट्स हमारे प्रेडिक्शंस को, अनुमान को क्या बतलाते हैं। आप देखिएगा, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर देखिएगा। बट अभी हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या करना है प्यारे बच्चों, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। बच्चों प्रथम 3 दिन का क्या है, नियत किराया। मतलब 3 दिन गए तो पैसे लग जाएंगे, जो एक फिक्स वैल्यू बोल दी कि प्रथम 3 दिन में एक नियत किराया बोल दिया तो वो देना ही देना है। अब बोल दिया कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। अतिरिक्त दिन आप जाओगे ना उसके बाद, तो फिर आपसे पर डे का लगेगा, है ना। सरिता कितने दिन गई बच्चों, सरिता तो 7 दिन गई। सरिता कितने दिन गई, और उसको पुस्तक रखने के लिए कितने पैसे देने पड़ गए, 27 रुपए। अच्छा, एक दूसरी गर्ल है सुशी, उसने क्या कर दिया, 5 दिन तक ले ली पुस्तक, 5 दिन तक पुस्तक रख ली और उसने 21 रुपए दिए बच्चों। तो बताओ नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। आपको क्वेश्चन हिंदी में लिखा समझ तो आया होगा। देखो भाई क्या हो रहा है, इनका कहना है कि लाइब्रेरी जाने पर नियत किराया फिक्स है। मतलब आप गए तो एक पैसे रुपए, तो जो फिक्स अमाउंट है वो आपको देनी पड़ेगी। मान लेते हैं 100 रुपए। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं क्या है बच्चों, वाई है। मान लेते हैं नियत किराया, मतलब आप गए तो फिक्स है। जैसे आपने बोला ना प्रथम 3 दिन जाना है, तो 3 दिन गए तो 100 रुपए तो देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जो 3 दिन के बाद चौथे दिन जाओगे, आपको 1 दिन का वाई, पांचवें दिन जाओगे फिर 1 दिन का वाई, छठवें दिन जाओगे 1 दिन का वाई, ऐसा देना पड़ेगा। अब सरिता कितने दिन गई बच्चों, सरिता तो 7 दिन गई। बच्चों जब सरिता 7 दिन गई है, तो सरिता ने पहले 3 दिन का दिया होगा, 100 रुपए दिया होगा ना। अरे 3 दिन का तो पहले देना ही पड़ेगा ना। सरिता 7 दिन गई तो 3 दिन का देना पड़ेगा। 3 दिन का नियत किराया, मतलब सरिता ने 100 रुपए दे दिए। कितने दिन के, 3 दिन के। अब सरिता 7 दिन गई है तो 3 दिन के तो 100 रुपए दे दिए उसने। अब उसको 4 दिन का और देना। कितने दिन का बच्चों, 4 दिन का। तो 1 दिन का तो कितना है, अतिरिक्त दिन का तो बाय रुपए है, 4 दिन का कितना होगा, पूर्व है। बच्चों ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 3 दिन का नियत किराया 100 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना है, वाई रुपीस है। तो 4 दिन एक्स्ट्रा चलेगी, तो 4 और 3 7 हो गए। सही है समीकरण। अच्छा, अब सूची ने क्या करा, 5 दिन तक पुस्तक रखी तो 21 रुपए दिए। 5 दिन भी रखोगे तो 3 दिन का तो पहले देना पड़ेगा ना यार, 3 दिन का तो देना पड़ेगा। तो 3 दिन का दे दिया 100 रुपए। अब कितने दिन बचे बच्चों, बता सकते भाई, 3 दिन के तो 100 रुपए दे दिए, वो गई 5 दिन है तो 2 ही दिन ही बचे अब। ये तो 2 बाय होगा कितने, 21 रुपए। बच्चों अब इन समीकरणों को हल करने के बारे में बात करते हैं। तो हल करने के लिए सर ने क्या पढ़ा है, देखो वो 2 का ऊपर 4 का नीचे मत करना। जब एक्स पहले से समान है तो क्या करना, बस साइन चेंज करना, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। 4y में से माइनस कर लो 2y, 27 में से 21 माइनस कर लो 6, y बराबर कितना हुआ 6/2, y बराबर हो गया 3। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, सर समझ तो आ रहा है। अच्छा समझ तो आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पढ़ाई करते करते मजा भी आना चाहिए। समीकरण 1 में मान रख लेते हैं, समीकरण 1 में मान रख लेते हैं। हो गया x + 4 y की जगह पर 3, तो ये हो गया 12 27, x बराबर 27 - 12, x इक्वल टू बच्चों 15 बच रहा है, 15। इसका मतलब है प्रथम 3 दिन का किराया तो 15 रुपए है, फिर अतिरिक्त दिन का 3 रुपए है। चेक जरूर कर लेते हैं बच्चों, x की जगह पर 15 लिया, y की जगह पर 3 लिया, 15 और ये 3 का गुणा 4 में करा तो 12, 12 15 27। सही है सर, x की जगह पर 15 लिया, y की जगह पर 3 लिया, 3 दूनी 6 और 15 21। सही है सर, बहुत शानदार। आपको लास्ट में ना बच्चों ऐसा आंसर करके लिखना है बोर्ड एग्जाम में कि आंसर नंबर फर्स्ट आपसे बोला नियत किराया इक्वल टू 15 रुपए और अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपए। बच्चों लिख लोगे, वेरी गुड। आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर ही बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में लिखने का सही तरीका क्या होता है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं बच्चों, बहुत सारी चीजें आपको जानने मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज के फर्स्ट वीडियो में मजा आया होगा। मैं हूं आपका नीलेश सर, आपको जीरो से टॉपर की सीरीज तक पहुंचाने में, जीरो से टॉपर तक पहुंचाने में पूरी पूरी मदद मैं करूंगा डियर स्टूडेंट्स।
तो जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए-नए आए हैं, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बट आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा रहा और आने वाले वीडियोज़ में आप ऐसे ही पढ़ाई जारी रखना चाहोगे बच्चों, तो कमेंट्स करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दूसरे उन फ्रेंड्स को जो वाक़ई में जिनकी आप हेल्प करना चाहते हो, उनके साथ पास तक वीडियो पहुँचाना प्यारे बच्चों। थैंक यू आज के लिए।